बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी शर्तें रख दी हैं ईरान ने जंगबंदी के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट अब आपको नज़र आना शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रही। वो हर जगह पे अलग अलग तरह से बात करते हैं। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को शुरू करने की आध दर्जन अलग अलग किस्म की वजूहात बता चुके हैं। कभी वो एक वजह बताते हैं, कभी दूसरी, कभी रजीम चेंज, कभी एटमी असासे ख़त्म करने हैं, कभी वो कोई और वजह बताते हैं, कभी एक और कि इसराइल को बचाना है, कभी वो अरब ममालिक के खाते में डाल देते हैं। तो अलग अलग वजूहात हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और वो इसकी ज़िम्मेदारी भी अलग अलग लोगों के ऊपर डालते हैं। मिसाल के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक फ़ाइनल स्टेटमेंट देते हुए ये कहा कि मैंने जंग जैरेड कुशनर जो उनका दामाद है, उसके मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी खारजा है, और पीट हेग्सेथ जो सेक्रेटरी दिफा है डोनाल्ड ट्रंप का, वो कहते जी मैंने इनके कहने पे जंग शुरू की है। इन्होंने कहा था अगर हमने हमला ना किया तो ईरान हमला कर देगा, फिर मैंने जंग कर दी। तो डोनाल्ड ट्रंप अब इल्ज़ामात भी दूसरों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता डाल रहे हैं और अलग अलग किस्म की वजूहात बताते हैं कि जंग क्यों शुरू की। आधा दर्जन किस्म की अलग अलग वजूहात तो वो बता चुके हैं, और ये साबित हो रहा है वक्त के साथ साथ कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें फंस गए हैं। आप अमेरिकन मीडिया को देख लें, अमेरिकन सियासतदानों को देख लें, उनकी अक्सरियत डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं खड़ी। डोनाल्ड ट्रंप पे बदतरीन तनकीद हो रही है। अमेरिका का ज़्यादातर मीडिया ट्रंप और उसकी जंगी पॉलिसियों के खिलाफ लिख रहा है, उसके खिलाफ बोल रहा है। बीबीसी और सीएनएन की अगर आप रिपोर्टिंग देखें, बीबीसी तो ब्रिटिश है लेकिन सीएनएन की अगर आप रिपोर्टिंग देखें, या आलमी मीडिया में आप अल जज़ीरा को देखें, तुर्क मीडिया को देखें, रशियन मीडिया को देखें, यूरोपियन मीडिया को देखें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस जंग को सब लोग एक मिसकैलकुलेशन करार दे रहे हैं और एक दलदल जिसके अंदर इसराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को फंसा दिया, इस किस्म की बातचीत की जा रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बिलाखिर जीत का ऐलान कर दिया और ये कहा कि हम तो पहले घंटे में ही जंग जीत गए थे और ये जंग तो हम जीत चुके हैं। ईरान में ऐसा कुछ बचा ही नहीं जिसको अब तबाह किया जाए। हमने तो बहुत तबाही फेर दी है। उनके जहाज़ भी डुबो दिए, उनकी एयरफोर्स भी ख़त्म कर दी, उनके जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा उड़ा दिया, उनकी जो लीडरशिप है वो भी सारी मार दी। अब इस किस्म की बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि हम तो जंग जीत चुके हैं, लेकिन ये सौदा बिक नहीं रहा। ये जो सौदा डोनाल्ड ट्रंप बेच रहे हैं ना कि जंग हम जीत चुके हैं, ये फेस सेविंग का स्टेटमेंट है। और डोनाल्ड ट्रंप को उनके मुशीरों ने यही कहा था। मैंने एक दिन पहले आपको खबर भी दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर उनसे ये कह रहे थे कि आप इस जंग में अपनी जीत का दावा करें और इसमें से निकल जाएं, जितनी जल्दी हो सकता है जंग से बाहर आ जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि हम तो जंग जीत चुके हैं, लेकिन कोई ये सौदा खरीद नहीं रहा। बैनुल अक़वामी मीडिया उठाकर देखें तो बेशक ईरान का बहुत नुकसान किया डोनाल्ड ट्रंप ने, इसका कोई दूसरी राय नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान इस लड़ाई में जो फिजिकली हुआ वो ईरान का हुआ, लेकिन अगर किसी की मिथ टूटी है और किसी के इमेज को सबसे बड़ा इसमें डैमेज हुआ तो वो अमेरिका को हुआ। ये बात भी, गुडविल तो अमेरिका की खराब हुई है ना, कि एक चौधराहट थी, एक बड़ी बात थी अमेरिका की, वो बात उस तरह रही नहीं। बहरहाल अब डोनाल्ड ट्रंप का ये वाला सौदा नहीं बिक रहा जो जीत के तौर पे वो पोर्ट्रे कर रहे हैं इस लड़ाई को। अब इसकी ना कुछ वजूहात हैं। नंबर एक तो आप ये देखें ना कि ईरान ने मशरिक़ वस्ता में जितने भी अमरीकी अड्डे हैं उन सबको निशाना बनाया। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो जीत का ऐलान कैसे किया जा सकता है? अमरीकी बहरी जहाज़ या उनके जो बहरी बेड़े हैं, जिनके बारे में पूरी दुनिया के अंदर बहुत मशहूर है, जिस तरफ ये चल पड़ते हैं उस तरफ वो ममालिक डर जाते हैं। यानी अमेरिका का पुराना तरीक़ाकार है, जिस मुल्क से उन्होंने कोई बात मनवानी हो, वो ना मान रहा हो तो बहरी बेड़े उस तरफ को चल पड़ते हैं। वो बहरी बेड़ों से पहुंचने से पहले ही बात मान ली जाती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा काम हो गया। ये पहली मरतबा ऐसा हम देख रहे हैं कि ये जो अमरीकी बहरी बेड़े हैं ये पीछे हटे और ईरान की जो मिसाइलों की हद है उससे बाहर निकल गए और वो अभी तक वापस नहीं आ रहे। आबनाए हुर्मुज़ जो है वो एक सिंबल बन चुका है कि इसके ऊपर कंट्रोल किसका होगा, अमेरिका का और अमेरिका के इत्तेहादियों का होगा, इसराइल का होगा, या खलीजी ममालिक का होगा, या ईरान का होगा। तो ईरान ने साबित किया कि उसकी बालादस्ती है, उसने कंट्रोल किया हुआ है। एक तरफ जो है वो ओमान और यूएई है और दूसरी तरफ ईरान है। और ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में आप सुरंगें भी बिछा दी बारूदी, वो बम होते हैं जो फ्लोट कर रहे होते हैं वो वहाँ बिछा दिए उन्होंने बहुत सारे, और ईरान ने उसके ऊपर कंट्रोल करके अपनी बालादस्ती साबित की है। अमेरिका वो भी नहीं छुड़वा पा रहा। फिर अमेरिकी फ़ौजी हों या अमेरिकन ऑफिशियल्स हों या अमेरिकन सफारतकार हों या अमेरिकी शहरी हो, ये बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में खलीजी ममालिक से इनका इनखला हुआ है। ये भी पहली मरतबा हुआ है। तो इसको जीत कैसे करार दिया जा सकता है? अमेरिकन जो एयर डिफेंस सिस्टम है, थाड या पैट्रियट, या इसराइल का जो पूरा एक आयरन डूम का सिस्टम है, वो सारे के सारे एक्सपोज हुए हैं। ईरान ने उनमें काफ़ी तबाह किए हैं, बहुत सारे रडार जो है उन्हें नुकसान पहुंचाया है। तो फिर इसको यकतरफा जीत करार नहीं दिया जा सकता। और फिर इसके अलावा ईरान ने ना डोनाल्ड ट्रंप की जो मुज़ाकरात की ऑफ़र है उसको भी मुस्तरद किया है। तो इसके बाद आप एकदम से नहीं कह सकते कि आप जंग जीत गए हैं। हाँ, ये फेस सेविंग हो सकती है। और देखिए, फेस सेविंग लेकर भी अगर ये जंग बंद हो जाए तो
इससे अच्छी बात कोई नहीं है, क्योंकि जंग कभी भी मसले का हल नहीं होती, इससे मसले पैदा होते हैं और मसले उस रीजन में पैदा हो रहे हैं जहां का मैं रहने वाला हूं। ये नहीं, वहाँ पाकिस्तान है, साथ ईरान है, आगे इराक है, सामने की तरफ गल्फ कंट्रीज़ हैं, तो ये सारा इलाका मुतासर होगा। अमेरिका और यूरोप को उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उनके ऊपर महंगाई का फ़र्क पड़ेगा, आलमी मंडी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा अपने हॉर्मज़ के बंद होने से, या पेट्रोलियम मसनूआत जो है उनकी कीमतें बढ़ेंगी, उससे भी फ़र्क पड़ेगा मंडियों के ऊपर। और चाइना को इसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि चाइना का पेट्रोल रुक नहीं रहा। 11 मिलियन बैरल पेट्रोल तो उन्होंने अभी ले लिया, और ईरान ने जो अपना तेल बेचने की रफ्तार है उसको बढ़ा दिया। ये भी आलमी रिपोर्टें आ रही हैं कि ईरान का तेल पहले से कम नहीं, पहले से ज़्यादा बिक रहा है। उन्होंने रसद बढ़ा दी है, क्योंकि दुनिया का तेल उन्होंने रोक लिया, तो अपना वो चला रहे हैं काम। और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुज़ाकरात की ऑफ़र है उसको भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया। बाद में जिन वफादारों की ड्यूटी लगाई गई थी अमेरिका की जानिब से कि बातचीत की जाए, इसमें रशिया ने भी बात की, कुछ और लोगों ने भी बात की। रशिया तो वफादार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त पॉलिटिकल क़यादत है वो डोनाल्ड ट्रंप की बहुत वफादार है, बल्कि मिलिट्री क़यादत भी वो बहुत वफादार है। उन्होंने वफादारी दिखाई है। ऐसा नहीं है डोनाल्ड ट्रंप बिला वजह तारीफ़ें नहीं करते, वो उनके फेवरेट हैं तो किसी वजह से हैं। शहबाज शरीफ जहाँ देखते हैं वहीं सलूट ठोक देते हैं, तो वो डोनाल्ड ट्रंप का और शहबाज शरीफ का एक रूहानी रिश्ता है, और जैसे ही वो उसको देखते हैं तो सलूट ठोक देते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ड्यूटी लगाई, इन लोगों ने राब्ते किए ईरानी सदर के साथ, उसमें ईरानी सदर ने जो स्टेटमेंट दिया ना, ये है आज की सबसे बड़ी खबर। ईरानी सदर का जो स्टेटमेंट है, ये BBC में भी छपा है, पूरी दुनिया में छपा है, उनकी तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर भी आया है। तो एक मुख्तसर उनका स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से और रूस से उनकी बात हुई है, और वो ये जानते हैं कि ये दो मुल्क हैं जिनके साथ अमेरिका की भी बात हुई है। यानी अमेरिकन कोई भी हो, छोटा मोटा भी हो, वो शहबाज शरीफ को ऑर्डर दे सकता है। वो ऑर्डर आ गया। और डोनाल्ड ट्रंप की अपनी बात प्यूटन के साथ भी हुई है, और फिर प्यूटन की बात ईरानी सदर के साथ भी हुई है। तो ये सारा अगर आप लिंक मिलाएं तो आपको समझ आ जाती है। अब ईरानी सदर ने 3 शराइत रख दी हैं जंगबंदी के लिए। अगर जंगबंदी करनी है तो 3 शराइत रख दी हैं, क्योंकि ईरान की ना जंगबंदी में उतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। वजह क्या है कि ईरान को पहली मरतबा मौका मिला है, और ये बालादस्ती मिली है कि वो अब अपना बम फेंकता है और वो जाकर ज़मीन को टकरा जाता है। इससे पहले यहाँ पे जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम था अमेरिका का और इसराइल का, वो बड़ा मजबूत था। तो ईरान ने बड़ी मेहनत के बाद बेशुमार ड्रोन्स और मिज़ाइल फेंक कर ना सिर्फ उस निज़ाम को तबाह किया, कमज़ोर किया, बल्कि अब उसमें रास्ता बना लिया है कि वो अब अपने टारगेट्स को अचीव कर सकता है। यानी अपनी मर्ज़ी की जगह के ऊपर वो मिज़ाइल मार सकता है। इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी आया हुआ है ईरान से, और ये सवाल जब पूछा गया ईरानी क़यादत से तो उन्होंने इसके ऊपर जवाब भी दिया है। ईरानी स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर कालीबाफ, उन्होंने अमेरिका के दावों को रद्द कर दिया कि अमेरिका ने ईरान की मिज़ाइल सलाहियतों को तबाह कर दिया। मोहम्मद बाकिर ने ये लिखा अपने स्टेटमेंट के अंदर, और ये लिखा कि बड़े पैमाने पर किए गए मिज़ाइल हमलों की इब्तदाई लहरें दुश्मन के रेडार और दिफाई निज़ाम को नकारा बनाने के लिए की गई थी। अब ईरान कम तादाद में मिज़ाइल इस्तेमाल करते हुए अपनी पसंद के किसी भी मुकाम को निशाना बना सकता है। अब से कुछ देर कबल सदर ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की बहरिया नहीं रही, और इनकी फ़िज़ाइया ख़त्म हो गई है, और इनके मिज़ाइल भी ख़त्म हो गए हैं, और इनकी क़यादत भी ख़त्म हो गई है, और हम और ज़्यादा बुरा भी कर सकते हैं। लेकिन फिर ईरान की तरफ से जवाब है, उन्होंने कहा नहीं जी, आप अपनी मर्ज़ी की जगह पे मार सकते हैं। ऐसी ही कैपेबिलिटी इनकी पहले नहीं थी। यानी पहले अगर ईरान मिज़ाइल मारता था ना, तो 90% हवा के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिए जाते थे, हवा में ही तबाह कर दिए जाते थे, उनका सिर्फ मलबा जाकर नीचे गिरता था। ये इसराइल के पास कैपेसिटी थी, अमेरिका के पास भी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब ये जो 90% हवा में तबाह कर दिए जाते थे, 10% बड़ी मुश्किल से कहीं पहुँचते थे, अब ये शरह बढ़ते बढ़ते 40-50% हो गई। यानी अब काफ़ी ज़्यादा मिज़ाइल जो है वो पहुँच जाते हैं बिल्डिंगों तक और अपने टारगेट्स तक जो ईरान चलाता है, क्योंकि यहाँ पे रडार सिस्टम काफ़ी वीक हुए हैं, और जो एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का और इसराइल का, वो बहुत हद तक ना सिर्फ तबाह हुआ बल्कि डिस्टर्ब हो गया, और उनके जो इंटरसेप्टर्स हैं वो भी कम हो गए। यानी जो मिज़ाइल हवा में जाकर मिज़ाइल को तबाह करते हैं सरफेस टू एयर, वो उनकी तादाद भी बहुत कम हुई है, और बहुत महंगे हैं। आपको पता है वो 1 से 4 मिलियन डॉलर्स तक का वो एक है, 10 लाख डॉलर से लेकर 40 लाख डॉलर तक का वो एक पड़ता है, तो बहुत महंगे हैं। तो उनको चलाना बार बार इस तरीके से वो बड़ा मुश्किल है। तो ईरान को पहली मरतबा इस किस्म की फ़िज़ाई बालादस्ती मिली है इस खित्ते में, तो वो जंगबंदी के लिए उन्होंने कड़ी शराइत रखी हैं। अब ये शराइत हैं ईरानी सदर ने जो रखी हैं, 3 शराइत हैं, ये तीनों मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने ये लिखा कि अमेरिका और इसराइल की शुरू करदा इस जंग को ख़त्म करने का वाहिद तरीका ईरान के जायज़ हुकूक को तस्लीम किया जाए। नंबर 1, ईरान के जायज़ हुकूक को तस्लीम किया जाए। वो जायज़ हुकूक क्या है? हम अपनी हुकूमत खुद बना सकते हैं, हम अपने मुल्क के फ़ैसले खुद कर सकते हैं,
हमें तिजारत करने का भी हक होना चाहिए, हम तेल को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे ऊपर पाबंदियां ख़त्म की जाएं, ये जायज़ हुकूक हैं। ईरान अपने जायज़ हुकूक मांग रहा है कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ बंद की जाए, नंबर 1। नंबर 2, मुआवजे की अदायगी। ये जितना नुकसान ईरान का किया गया इस लड़ाई में, क्योंकि लड़ाई एक तरफा थी ना, ईरान ने तो लड़ाई शुरू की नहीं, ईरान तो मुज़ाकरात कर रहा था और ईरान के बकौल अमेरिका ने वादा किया हुआ था कि वो हमला नहीं करेगा, लेकिन हमला हो गया। अब इसके ऊपर वो ये कहते हैं हमें मुआवजा अदा किया जाए जितना हमारा नुकसान किया गया। ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ वो ये कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में किसी भी जारियत के खिलाफ मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें हमें दी जाए, यानी हमें अब ज़मानत दी जाए कि आइंदा हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई हमला नहीं होगा मुस्तकबिल में। ये 3 चीज़ें करें तो हम जंगबंदी कर देते हैं। बड़ी माकूल चीज़ें हैं। और ये एक तो वो ये कहते हैं जनाब हमारा हक हमें दें, नंबर 2 वो ये कहते हैं कि जो हमारा नुकसान किया उसकी भरपाई करें, नंबर 3 वो ये कहते हैं कि आइंदा हमारे साथ ज़्यादती नहीं होगी, इसकी भी हमें गारंटी दें। अब ये गारंटी कौन दे सकता है? रशिया या चाइना को गारंटी दी जा सकती है अमेरिका की जानिब से, और ये गारंटी किस सूरत में हो सकती है, ये भी बड़े सवाल आते हैं। हो सकता है कि बहुत सारा कुछ प्लज कर दिया जाए कि ठीक है ये चीज़ फिर आपको मिल जाएगी अगर आप पे हमला किया गया तो। अब कुछ भी हो सकता है इसमें। यूएन का किरदार तो बड़ा ही मामूली सा किरदार होता है। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी हैसियत ही खो बैठा है, यानी इसराइल के खिलाफ इतनी मजम्मती करारदादें पास हुई, इतना कुछ किया गया, आज तक वो टस से मस नहीं हुआ। अभी ईरान के खिलाफ भी एक मजम्मती करारदाद पास हो गई कि उर्दन के ऊपर और गल्फ़ ममालिक के ऊपर जो अटैक किया गया है उसको बहरीन ने पेश किया, और पाकिस्तान के बारे में भी बताया जा रहा है पाकिस्तान इसका को स्पॉन्सर था, इस करारदाद का जो ईरान के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में पेश हुई है। अब इसमें यह बताया गया कि करारदाद मंजूर कर ली गई, पाकिस्तान ने इसके हक़ में वोट दिया, चीन ने और रशिया ने इसमें वोट डाला ही नहीं, और ना उन्होंने वीटो किया। वो चाहते इसको वीटो कर देते लेकिन उन्होंने वीटो नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है आप, क्योंकि अरब ममालिक के साथ वो अपने ताल्लुकात भी ख़राब नहीं करना चाहते। बहरहाल रशिया ने एक करारदाद पेश की कि जंगबंदी की जाए फौरी तौर पे, उसको अमेरिका ने वीटो कर दिया। ये वीटो पावर होती है वो ये चंद ममालिक के पास है, अमेरिका के पास, बरतानिया के पास, चीन के पास, रूस के पास, ग़ालिबन फ्रांस के पास, ये 4-5 मुल्कों के पास वीटो पावर है। अब ये वीटो पावर के बारे में स्पेन ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि ये वीटो पावर ख़त्म की जाए, सारे ममालिक को इक्वल राइट होना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा में। ये जो वीटो की पावर है इसको बड़ी बड़ी ताकतें अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर लेती हैं। बात तो ठीक है, स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म ने गलत बात नहीं की है। नाज़रीन, ये ओमान के ऊपर एक आग के शोले भड़क रहे हैं। सलाला एक एरिया है ओमान का, बड़ा खूबसूरत इलाका है, और वहाँ पे एक रिफाइनरी है, उसमें आग लग गई। देखिए ओमान का तो बड़ा मुस्बत रोल रहा इस सारे मामले में। ओमान ने अमन की बात की है और किसी किस्म की वायलेशन नहीं की, बल्कि ईरान को और अमेरिका को दोनों जानिब ओमान ने जोर लगाया कि किसी तरह भी अमन कायम हो जाए। तो ओमान में ये किसने आग लगा दी और ड्रोन किसने मार दिया? अब ये आग लगी हुई है काफ़ी घंटों से, इस पर ईरान ने ये स्टेटमेंट दिया कि ये हमने नहीं किया, यानी ओमान के ऊपर अटैक ईरान कहता है हमने नहीं किया, तो फिर किसने किया? अब इसको भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया जा रहा है। अब ओमान की गवर्नमेंट का कोई स्टेटमेंट आएगा तो हमें पता चलेगा कि वो इसके पीछे किसका हाथ देखते हैं। स्कूल की बच्चियों का कत्लेआम डोनाल्ड ट्रंप के गले पड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप से बार बार ये सवाल किया जाता है, हर जगह ये सवाल किया जाता है, हत्ता कि एक रिपोर्टर आया और उसने सवाल किया डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या आप, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप जाता है ना ये सवाल उसके सामने खड़ा होता है। अमेरिकन मीडिया हर जगह पे देखे ना, पाकिस्तान के अंदर किसी ने शहबाज शरीफ से नहीं पूछा आज तक कि आपने 26 नवंबर का कत्लेआम क्यों किया। आज तक किसी ने आसिम मुनीर से सवाल नहीं किया, वो सवाल करने की जरूरत ही नहीं है, हत्ता कि मोहसिन नकवी से भी नहीं पूछ पाए। लेकिन वहाँ पे देखें ईरान के अंदर बच्चियाँ शहीद हुई और अमेरिका में मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप के नाक में दम कर दिया। वो रिपोर्टर कहता है क्या आप मुनाब स्कूल पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हैं? फौजी तहकीकात से पता चला है कि अमेरिका ने ही इस स्कूल पर हमला किया था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। और अब अमेरिका से एक और खबर आ रही है ना, ये हमला हमारा गलत हो गया था और हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ था और ये मिसाइल गलत सिमत में चला गया था, ये एक गलती हो गई है। अब अमेरिका से इस किस्म का भी एक मौक़िफ़ आया है, लेकिन इस मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ भी बहुत सारे मज़ीद सबूत और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, ईरान ने एक और धमकी दी है और ये कहा है कि अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया तो हम पूरे खित्ते में यही करेंगे, यानी हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। इस वक्त जो है वो आबनाए हुर्मुज़ में 10 से ज़्यादा ऐसे बहरी जहाज़ हैं जो जिनमें आग लग चुकी है, जिनके ऊपर हमला हो चुका है। ये जो थाईलैंड वाले जहाज़ के साथ हुआ है इसमें 2 इंडियंस के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी मारे गए हैं। अब इंडियन मीडिया में रुला पड़ा हुआ है कि जनाब ईरान से बदला लें, हमारे बंदे वहाँ मारे गए। तो ईरान ने तो पहले बताया था कि यहाँ से जहाज़ कोई नहीं गुजारेगा, जो गुजारेगा अपनी जिम्मेदारी पे गुजारेगा, मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा और मैं ये रास्ता इसलिए बंद करूँगा कि मेरे खिलाफ इस रास्ते को इस्तेमाल किया गया है और हमारे मुल्क के ऊपर जारहियत की गई है और इन ममालिक के ऊपर और इस रास्ते के ऊपर जो है वो अड्डे हैं सारे अमेरिका के जो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो फिर हम इसको बंद करके रखेंगे। ईरान ने यह धमकी बहुत पहले लगाई थी
अब वहाँ से जो जहाज़ गुजरता है वो रिस्क लेके गुजरता है, और अमेरिकन किसी किस्म का रेस्क्यू प्रोवाइड कर नहीं पा रहे। वो रास्ता खोलने के अंदर अभी तक नाकाम है। रास्ता खोलना है तो मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, और अगर ईरान के साथ कोई डील करनी है तो 3 शराइत ईरान ने बता दी हैं। अब उन शराइत को कैसे पूरा किया जाता है, ये बड़ा सवाल है। इसराइली अवाम अब नेतन्याहू से तंग आना शुरू हो गई। यानी बंकरों के नीचे रहना बहुत मुश्किल होता है। अभी गर्मियाँ आने वाली हैं आगे, अगर ये लड़ाई लंबी जाती है तो बंकरों के अंदर घुसे हुए लोग, वहाँ पे बिजली का शटडाउन भी शुरू हो गया है। इसराइल के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। अगर ये मामला हो गए तो नेतन्याहू को तो लोग शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे। वैसे भी उसकी शक्ल नज़र नहीं आ रही। को 4-5 दिन हो गए नेतन्याहू गायब है। दुनिया में जहाँ भी जंग होती है उसकी लीडरशिप नज़र आती है, नेतन्याहू बिल्कुल ही गायब है, कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं सुनाई नहीं देता, पता ही नहीं चलता कहाँ पे गया। और इसकी कुछ बड़ी अहम मीटिंग्स थी, वो मीटिंग्स भी कैंसिल हो गई है। तो नेतन्याहू के बारे में अभी कुछ पता नहीं चल रहा कि उसके साथ हुआ क्या, वो गया कहाँ, पकड़ लिया गया, मार दिया गया, क्या हुआ उसके साथ। लेकिन उर्दगान का एक स्टेटमेंट आया, रजब तैयब उर्दगान, तुर्की के सदर, वो कहते हैं जी कि इसराइली जो अवाम है जो हर रात ज़ेरे ज़मीन बंकर में गुजार रही है, अब उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि होलोकॉस्ट के बाद उन पर आने वाली सबसे बड़ी आफत नेतन्याहू है, जिसकी वजह से वो इस हालत में है और बेड़े गर्क हो गया। तो ये जनाब इसराइल की मजलूमियत आपको आने वाले दिनों में नजर आएगी। ये बात मैं आपको दावे के साथ कह देता हूँ। वो इसलिए कि इसराइल में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान पहले कभी नहीं हुआ जो अब ईरान ने कर दिया है। गो कि बहुत फ़र्क है। ईरान में एक एक दिन में 100-100, 150-150, 200-200 बंदे भी शहीद हो जाते हैं। एक हमले के अंदर 168 बच्चियाँ शहीद हो गई सिर्फ। तो बड़े बड़े वाक़यात ईरान के अंदर होते हैं। लेकिन इसराइल में होने वाला नुकसान जो है वो टोटल मिला के भी ईरान के एक दिन के नुकसान के बराबर नहीं है। लेकिन वो लोग समझते हैं कि ये जानें बहुत कीमती हैं। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे मजलूमियत का कार्ड खेला जाएगा इसराइल की जानिब से, और ये कहा जाएगा हमारे साथ बहुत जुल्म किया है ईरान ने। हालांकि इस वक्त की मैं आपको बात बताता हूँ, अभी जब सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं ईरान को, लबनान को और गल्फ़ स्टेट्स को, उस वक्त इसराइल ने बमबारी कर दी है खैमा बस्तियों के ऊपर जिसके अंदर रह रहे थे गज़ा के लोग। यानी गज़ा के मासूम बच्चे, बच्चियाँ, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, वो जिन खैमों के अंदर रह रहे थे आर्जी तौर पे टेंटों पे, उनके ऊपर बमबारी कर दी है। और वहाँ से हज़ारों लोग निकल कर भागे, उन्हें कोई समझ नहीं आ रही वो कहाँ पे जाएं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी अभी ताज़ा मनाज़िर और ख़बर वहाँ से आई है। अब इसराइल जो है वो वहाँ पे जेनोसाइड कर रहा है, नस्लकुशी कर रहा है। लेकिन ये कुछ अरसे के बाद ईरान को एक जालिम के तौर पे, एक जाबिर के तौर पे पेश करेंगे। हालांकि अटैक पहले इसराइल ने किया था और अमेरिका को भी इस लड़ाई के अंदर मुबैना तौर पे इसराइल ने ही फंसाया है। नाज़रीन, एक दावा किया गया कुछ लोगों की जानिब से कि अरब ममालिक परेशान है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया क्यों अरब ममालिक के साथ खड़ा नहीं हो रहा। देखिए, एक तो बात ये जहन में रखें कि ईरान के साथ लोगों के खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि वो अरब ममालिक के ख़िलाफ़ हैं। वजह सादी है कि इसराइल ने और अमेरिका ने अटैक किया, इसलिए लोग ईरान के साथ खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि वो लोग अरब ममालिक के अंदर जिन अड्डों को देखते हैं वो उनके खिलाफ बात करते हैं, अरब ममालिक के खिलाफ पाकिस्तानी नहीं है। ये अरब ममालिक को समझना पड़ेगा। अगर कहीं खुदा न खास्ता इसराइल ने और अमेरिका ने किसी अरब मुल्क के ऊपर अटैक किया होता तो इससे ज़्यादा शिद्दत के साथ पाकिस्तानी अरब ममालिक के साथ भी खड़े होते। और दूसरी इसकी एक रीज़न और है। वो रीज़न ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक नाजायज़ हुकूमत है। इस नाजायज़ हुकूमत का झुकाव जिस तरफ भी होता है ना, पाकिस्तान की हुकूमत जहाँ भी झुकाव अपना डालती है, अपना वज़न जिस पलड़े में डालती है, पाकिस्तान की अवाम उसके खिलाफ हो जाती है। ये बात भी अरब ममालिक को समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अवाम मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या फौजी क़यादत आसिम मुनीर साहब से बिल्कुल प्यार नहीं करती, बल्कि उनसे नाराज़ है। और इसी तरह जो मौजूदा हुकूमत है उनसे भी नाराज़ है। तो ये हुकूमत और ये क़यादत, ये जिसके साथ खड़ी होती है पाकिस्तान की अवाम उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है ऑटोमेटिकली। ये बात भी अरब ममालिक को समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अंदर के हालात को आप समझें कि ये एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी रजीम जिस तरफ खड़ा होता है अवाम उसके मुखालिफ खड़ी हो जाती है जाकर। वजह सादी है कि ये लोग अवाम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं और ज़बरदस्ती मुसल्लत हुए हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ईरान के साथ जो हमायत है वो इसराइल और अमेरिका के हमले की वजह से है, और दूसरा एक रीज़न ये भी है कि जिस तरफ ये लोग जाके खड़े होते हैं उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं पाकिस्तानी अवाम। आखिरी नादरीन एक चीज़ मैं आप तक पहुँचाऊँ, वो ये है कि बहरीन ने उर्दन से फोर्सेज मंगवा ली हैं। वजह क्या है कि बहरीन के अंदर मुजाहरे शुरू हो गए, और मुजाहरों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बहरीन की सरजमीन भी इस्तेमाल हुई है और बहरीन के अवाम जो हैं वो ईरान के हमायती बन रहे हैं बजाय इसके कि वो अमेरिका की या इसराइल की हमायत करते इस सारे मामले में। तो वहाँ पे मुजाहरे शुरू हुए हैं। उसके लिए ये रिपोर्ट हुआ मुख्तलिफ़ जगहों पे, और मैं उसी को कोट करके आपको बता रहा हूँ कि वहाँ बहरीन में मुजाहरों को कंट्रोल करने के लिए उर्दन से कुछ फोर्सेस को मंगवाया गया। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।